बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने स्टार्ट किया है FY BCom के सेकेंड सेमेस्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आज इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हम लास्ट पार्ट यानी लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो है कि इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ड्रॉबैक्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, क्या वेस्टेज हमें दिखाई देते हैं इस मार्केट में। यानी मोनोपोलिस्टिक मार्केट को आज हम इवैल्यूएट करने वाले हैं कि किस तरह से मोनोपोलिस्टिक मार्केट में हम कुछ ड्रॉबैक्स जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ जब हम देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म्स हैं वो हमेशा ऑप्टिमम लेवल पे अपने प्रोडक्शन को कैरी नहीं करती। अब ये क्या होता है ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन? ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन उस लेवल को कहा जाता है जहाँ पे प्रोड्यूसर मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन का हिस्सा है। अब इस इम्परफेक्ट कंपटीशन में ये पूरा मार्केट जो है वो अलग अलग प्रोड्यूसर्स में बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, फ्री एंट्री। अब जैसे ही फ्री एंट्री होती है तो मार्केट अट्रैक्ट करता है कस्टमर को अपनी अपनी तरफ, यानी पूरा मार्केट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग द डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। इसके लिए हर प्रोड्यूसर हमेशा अपनी प्रोडक्शन को लिमिटेड रखता है, यानी वो हमेशा आउटपुट जो है वो फुल ऑप्टिमम लेवल पे कभी भी प्रोड्यूस नहीं करता है, वो हमेशा प्रोड्यूस करता है एट लेस देन ऑप्टिमम लेवल। जब ऐसा सिचुएशन होता है, ऑप्टिमम लेवल से कम प्रोड्यूस करेगा, तो बट नेचुरल प्राइस क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि वो लिमिटेड आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है, उसका खर्चा ज़्यादा हो रहा है और सेलिंग कॉस्ट पे उसका हैवी एक्सपेंडिचर है। तो बट नेचुरल प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, वो अपने डिज़ाइन को, वो अपने नए कलर्स को, अपने नए फंक्शंस को बार बार उसमें वो इम्प्रूव कर रहा है, तो बट नेचुरल उसमें काफ़ी कॉस्ट इंकर हो जाती है, और जिसकी वजह से जनरली हम देखते हैं इस मार्केट में वेस्टेजेस ज़्यादा होते हैं। अब वो वेस्टेजेस हम कैसे देखते हैं वो हम देखेंगे वन बाय वन। देयर आर टोटल 8 पॉइंट्स, जिसमें जो फर्स्ट वन है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, यानी फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ एक्सेस कैपेसिटी। और कभी कभी बच्चों ये एक्सेस कैपेसिटी जो इस मार्केट का ड्रॉबैक है, जो इस मार्केट का लिमिटेशन है, वो सेपरेट शॉर्ट नोट में भी आ जाता है आपको, यानी एक सेपरेट शॉर्ट नोट फॉर एक्सेस कैपेसिटी। अब ये ड्रॉबैक कैसे, चलो वो सीखते हैं। इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम देखते हैं एक्सेस कैपेसिटी का इशू। अब ये एक्सेस कैपेसिटी मतलब यानी अनयूज्ड कैपेसिटी। प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेस देन ऑप्टिमम लेवल पे रखता है, यानी वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकता है लेकिन करता नहीं है, क्योंकि उसे पता है अगर वो प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल पे लेके जाएगा तो उसे इतनी मार्केट में से डिमांड नहीं मिलेगी। इसके लिए कुछ उसके गुड्स अनसोल्ड रह जाएंगे। इसके लिए व्हाट ही प्रेफर, वो हमेशा अपनी प्रोडक्शन को लेस देन ऑप्टिमम लेवल पे रखता है, और जब वो ऑप्टिमम लेवल से कम प्रोड्यूस करता है तो बट नेचुरल उसकी प्रोडक्शन कम हो गई, और वो जो उसकी प्रोडक्शन कम है यानी एक्सेस कैपेसिटी मार्केट में अनयूज्ड हो गई। यानी एक्सेस कैपेसिटी है लेकिन हमने उतनी प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं, हमने उतनी लेवल को हमने एक्सपांड किया नहीं। अब चलो इसको हम विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं, और इसी डायग्राम की वजह से ये पॉइंट जो है वो ज़्यादातर शॉर्ट नोट में डिमांडेड होती है। जब भी आप सेकेंड सेम का कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर देखोगे तो शॉर्ट नोट में एक्सेस कैपेसिटी आपको ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली एक शॉर्ट नोट में दिखाई देगा। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं कि ये एक्सेस कैपेसिटी किस तरह से वर्कआउट करती है। अब हमने पहले ले लिया एल का फॉर्मेट, एक्स एक्सेस पे आउटपुट और वाई एक्सेस पे प्राइस हो, कॉस्ट हो, रेवेन्यू हो। ओके अब पहले हम देखते हैं कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ जो आउटपुट रहता है, जो जनरली हमें परफेक्ट कंपटीशन में भी दिखाई देता है। अब परफेक्ट कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सपोज ये परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस है सपोज P1। ओके, और इस परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। आपको मालूम है दोनों इक्वल रहता है क्योंकि यूनिफॉर्म प्राइस रहती है। इसके लिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बोथ आर सेम।
ओके। अब आते हैं एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट जब हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन में तो वो टेंजेंट की शेप में हमें दिखाई देता है। ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, एसी कर्व, ये हमें दिखाई दिया एवरेज कॉस्ट कर्व। ओके। अब इसके जो मिनिमम लेवल है यहाँ पे, यहाँ से आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो यहाँ से हम पास करते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दैट इज MC कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। उसने उसे यहाँ कट किया, इसको हमने नाम दिया इक्विलिब्रियम। ओके, ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये किस में है? परफेक्ट कंपटीशन। ओके। अब इस मार्जिनल कॉस्ट ने मार्जिनल रेवेन्यू को परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ कट किया। देखो ये एवरेज कॉस्ट का लोवेस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट है। इस लोवेस्ट पॉइंट पे जब टच किया तो यहाँ की जो प्रोडक्शन लेवल है स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन में लेके आ रही। ओके बच्चों, इस लाइन पे लेके आ रहे, तो सपोज यहाँ आउटपुट भी मेरा Q1 है। ओके, प्राइस मैंने P1 लिया तो आउटपुट भी मैंने Q1 ले लिया। ओके। अब देखो जब हम इस लेवल पे हैं तो इस परफेक्ट कंपटीशन में दो सिचुएशन देखते हैं। पहला परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या हो गई बच्चों? यूनिफॉर्म प्राइस OP1 डिसाइड हो गई। OP1 ये प्राइस डिसाइड हो गई। ओके। अच्छा, आउटपुट कितना है? OQ1, ये आपका आउटपुट है OQ1, ये डिसाइड हो गया। ओके। अच्छा, अब आपका जो प्राइस है वो OP है, क्वांटिटी जो है वो OQ1 है, तो हमारा टोटल रेवेन्यू मिलेगा प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी P1 O Q1 E। तो हमारा टोटल रेवेन्यू है P1 O Q1 E, ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। और हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो भी सेम है, क्योंकि ये टेंजेंट की सिचुएशन में है, तो हमारा टोटल कॉस्ट भी उतना ही है। कॉस्ट भी हम देख रहे हैं यहाँ पे टेंजेंट की सिचुएशन में, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट सेम है, इसके लिए कॉस्ट भी सेम है, P1 O Q1 E, P1 O Q1 E। अब जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जब दोनों सेम होते हैं तो प्रोड्यूसर क्या अर्न करता है बच्चों? वो अर्न करता है नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, इस लेवल पे हमें दिखाई देता है, यानी ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन वो कर रहा है। लेकिन अब जब हम देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अब इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सिचुएशन कैसे दिखाई देती है? वहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं दिखाई देता है, उसमें हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग देखा था। अब जब हम डाउनवर्ड स्लोपिंग देखते हैं, सपोज इस पॉइंट से हमने एवरेज रेवेन्यू, ये किस में है? एवरेज रेवेन्यू यानी डिमांड का आपका, यानी प्राइस का, ये हमें दिखाई देता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। और हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, मार्जिनल रेवेन्यू का, वो हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इस तरह से दिखाई देता है। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू ने मार्जिनल कॉस्ट कर्व को यहाँ पे टच किया, बराबर बच्चों, क्या मिला? ये E1। अब इस E1 पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो यहाँ पे टच करेगी। ओके, आप उस परपेंडिकुलर लाइन को ड्रैग करके जाओ, कहाँ पे टच करेगी? एवरेज रेवेन्यू कर्व्स को। अब इस एवरेज रेवेन्यू से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू R, और प्राइस डिसाइड हो जाएगी P। और जो कॉस्ट है, हम कॉस्ट अभी देखेंगे। अब ये कॉस्ट जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका कॉस्ट भी दिखाई देता है, तो ये कॉस्ट है। ओके, ये कॉस्ट हमें दिखाई देता है इस लेवल पे, यहाँ पे, दैट इज S और ये T। ओके, ये कॉस्ट है क्योंकि ये एवरेज कॉस्ट कर्व है जो हमें इस पोजीशन में दिखाई देता है। इसको यहाँ कॉस्ट में टच किया, जब यहाँ पे कॉस्ट को टच किया तो हम देखते हैं जनरली इस फॉर्म में कि ये जो है हमारा पूरा, दैट इज ये पूरा रेक्टेंगल बच्चों जो है, ये पूरा रेक्टेंगल जो मैं थोड़ा रेड कलर से दिखा रही हूँ आपको, ये शेडेड एरिया, ये है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हम किस में एंजॉय कर रहे हैं बच्चों? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ये है आपका एक्सेस प्रॉफिट जो हम एंजॉय कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके बच्चों, अब देखो आपका प्राइस क्या डिसाइड हो गया इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में? OP। नाउ अब देखो बच्चों, प्राइस OP है जो जनरली आपके परफेक्ट कंपटीशन से ज़्यादा है। आपका जो प्राइस है वो आपके परफेक्ट कंपटीशन से
ज़्यादा है। और परफेक्ट कंपटीशन में हम देखते हैं प्राइस हमेशा लोअर रहती है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हायर है। क्यों? क्योंकि वो ऑप्टिमम लेवल से कम प्रोड्यूस कर रहा है और वो क्वांटिटी कितनी है, क्यू। देखो क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस कम क्वांटिटी की वजह से हम देख रहे हैं आपका प्राइस ज़्यादा। अब आपके इसमें ओपी प्राइस और आउटपुट है ओ क्यू। अब हमारा जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू ये रहा पी ओ क्यू आर, तो पी ओ क्यू आर। लेकिन जो कॉस्ट है, हम कॉस्ट देखते हैं, कॉस्ट कितना है बच्चों? कॉस्ट है हमारा इस कॉस्ट लेवल पे, आप देखो इसमें हमारा कॉस्ट लेवल कितना आया, एस ओ क्यू टी, एस ओ क्यू टी, ये हमारा कॉस्ट है, एस ओ क्यू टी, ये हमारा कॉस्ट है। तो हमारा जो हमारा प्रॉफिट लेवल है वो एक्सेस प्रॉफिट है, और वो कितना आया बच्चों? जो शेडेड एरिया हमने दिखाया, पी एस टी आर, दैट इज पी एस टी आर, ये हमारा प्रॉफिट लेवल है जो हमें दिखाई देता है। इस तरह से इस मार्केट में यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बच्चों हम देखते हैं कि इस तरह से ये एक्सेस कैपेसिटी था। एक प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन लेवल को मैक्सिमम कर सकता था, लेकिन उतना नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत से सेलर में डिवाइडेड है और इसकी वजह से वो हमेशा अपने प्रोडक्शन को थोड़ा थोड़ा करके प्रोड्यूस करता है। और लेकिन थोड़ा प्रोड्यूस करने से एक हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेजेस है कि प्राइस जो है वो हाई फिक्स करता है, क्योंकि क्वांटिटी कम प्रोड्यूस कर रहा है तो कॉस्ट लेवल हाई हो जाता है। जब हम इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल देखते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है तो प्राइस जो है वो कम रहता है, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो है वो हाई रहता है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये जनरली हमें दिखाई देता है कि इन दिस मार्केट यानी ऑल द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म्स, दे आर वर्किंग अंडर एक्सेस कैपेसिटी विच इज़ अनयूज्ड, यानी दे आर नॉट यूटिलाइज द फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी। वो हमेशा प्रोडक्शन कैपेसिटी से कम ही प्रोड्यूस करते हैं। जो हमने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन में आपका क्या है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ तक, आपका इक्विलिब्रियम लेवल जो मिला वो हमें यहाँ तक मिला, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं बच्चों, तो इस कंपटीशन में आपका प्राइस तो हाई है लेकिन इसमें क्वांटिटी हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हमारा अनयूज्ड कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी है जो इस मार्केट में यूज़ नहीं। ओके बच्चों, तो ये इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जो इस मार्केट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ओके बच्चों, तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये था आपका फर्स्ट एक्सेस कैपेसिटी जो हमने इस मार्केट में देखा, और ये एक्सेस कैपेसिटी समटाइम एज अ सेपरेट शॉर्ट नोट भी आपसे पूछा जाता है और बहुत बार आया है बच्चों। ओके, तो ये एक मेन था जो विथ डायग्राम के साथ हमने देखा कि इस मार्केट में सब प्रोड्यूसर ऑप्टिमम लेवल पे प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जहां कॉस्ट यानी एवरेज कॉस्ट का बॉटम लाइन, मिनिमम लाइन हो जिस पे आपका मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन, वो ऐसा नहीं करते। वो कॉस्ट को जो है वो हाई लेवल पे भी प्रोड्यूस करते हैं, कॉस्ट ज़्यादा भी रहेगा, प्रोडक्शन कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट इतने सारे इस पार्ट्स में बटा हुआ है, क्योंकि फ्री कंपटीशन है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। हर एक प्रोड्यूसर जो है अपने प्रोडक्ट को, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेके मार्केट में एंट्री करता है, तो हर एक मार्केट में बायर को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके लिए पूरा मार्केट डिवाइडेड हो जाता है, सब डिवाइडेड हो जाता है बहुत से प्रोड्यूसर में। तो इस तरह की एक्सेस कैपेसिटी का जो ड्रॉबैक है वो इस मार्केट में हमें दिखाई देता है। अब इस एक्सेस कैपेसिटी की वजह से, यानी जो हर प्रोड्यूसर के पास है लेकिन यूज़ नहीं हो पा रही है, तो देखो कितने प्रॉब्लम्स और जनरेट होते हैं इस मार्केट में। जैसे हमारा दूसरा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट ये रिजल्ट है किसका? बिकॉज ऑफ डेलिबरेट लो प्रोडक्शन, अभी अभी हमने देखा, एंड कॉन्सिक्वेंट एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। यानी एक्सेस कैपेसिटी हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि ये मार्केट जो एक्सेस कैपेसिटी के अंडर वर्क कर रहा है, यानी यहाँ पे अनयूज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो हमें इस मार्केट में
दिखाई देती है। ओके बच्चों, जब इस तरह की सिचुएशन हमें दिखाई देती है, अब यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गई, हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कम कैपेसिटी पे। जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कम कैपेसिटी पे तो बट नेचुरल आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम, इन्वेस्टमेंट कम, डिमांड कम, एग्रीगेट डिमांड भी कम हो गई, प्रोडक्शन भी कम हो गई, तो लेबर की भी डिमांड कम हो गई। और जब लेबर की डिमांड कम हो गई यानी देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये भी हमें दिखाई देता है क्योंकि हर प्रोड्यूसर जो है वो लो प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम कर रहा है। हमने अभी अभी देखा प्रोडक्शन कैपेसिटी OQ1 की है, ज़्यादा भी हो सकता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती भी है लेकिन फिर भी हम मिनिमम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाता है अंडर दिस मार्केट। ओके बच्चों, अच्छा थर्ड है क्रॉस ट्रांसपोर्ट। अब ये थर्ड प्रॉब्लम है जो हमें इस मार्केट में दिखाई देता है। और ये क्रॉस ट्रांसपोर्ट, ये प्रॉब्लम क्या है? ये भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमें दिखाई देता है बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जब हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को इस मार्केट में जनरली ऑब्जर्व करते हैं, हर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को एक डिफरेंट शेप, एक डिफरेंट डिज़ाइन, एक डिफरेंट लुक देने की कोशिश करता है। हर एक प्रोड्यूसर दिखाने की कोशिश करता है कि देयर प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट इन ब्रांडिंग में कहें, पैकेजिंग में कहें, कलर में कहें, डिज़ाइन में कहें, फंक्शन में कहें, हर एक लेवल पे वो अलग अलग है। अब इसकी वजह से रिज़ल्ट होता है आपके क्रॉस ट्रांसपोर्ट का। अब ये क्रॉस ट्रांसपोर्ट क्या होता है? क्रॉस ट्रांसपोर्ट ये होता है कि जैसे हम देखते हैं कि मुंबई के, सपोज़ अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज़ हम लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं। अब यहाँ मुंबई के टेक्सटाइल मिल्स में बना हुआ जितना भी फैब्रिक है वो डिमांडेड होता है इन अदर स्टेट्स में, जैसे गुजरात स्टेट में वहाँ पे डिमांडेड हुआ यानी अहमदाबाद में भेजा गया, और अहमदाबाद की मिल का कपड़ा जो है वो मुंबई के एरियाज़ में जो है वो डिमांडेड हुआ। ऐसा होता है और इससे क्या होता है, अननेसेसरी आपके क्रॉस ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंडिचर उसमें इंक्लूड होता है। देखो जो स्पेशली हमने अभी अभी कहा कि सपोज़ अभी गुजरात स्टेट है, दे डिमांड महाराष्ट्र के प्रोडक्ट्स, उन्हें यहाँ के पसंद आते हैं, उन्हें यहाँ के जो डिफरेंट डिज़ाइंस हैं वो उन्हें ज़्यादा पसंद आते हैं, और हमें हैं उनके फिर बनाए हुए कपड़े जो है, जैसे अभी बांधनी है वो हमें पसंद आ गया, या कलकत्ता का कॉटन है वो पसंद आ गया, या बनारस की सपोज सिल्क साड़ीज़ हैं वो हमें पसंद आ गई। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरी जगह से बनाया हुआ कपड़ा हम यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं विद द अदर, दूसरी जगह टू अदर प्लेस का कपड़ा, जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का एक्सपेंडिचर अननेसेसरी जो है वो इंक्लूड हो जाता है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्योंकि हर एक को लगता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है, अलग है, क्यों नहीं हम यूज़ करें, ऐसा हमेशा दिखाई देता है कि हर प्लेस को हम लोग अलग अलग एंगल से जहाँ पे जाते हैं, भाई कश्मीर में गए तो कश्मीर के शॉल्स, कश्मीर के स्वेटर्स पसंद करते हैं, हम लेके आते हैं। तो अननेसेसरी जब डिमांड होती है तो बटन नेचुरल हमारे मार्केट में वो अवेलेबल हो जाते हैं। या हम लोग लखनवी ड्रेसेस देखते हैं, अभी समर सीज़न है तो लखनवी ड्रेसेस की डिमांड बढ़ जाती। तो जितने भी आपके डिफरेंट चिकनकारीज जो डिफरेंट फैब्रिक रहते हैं, डिज़ाइनर्स के रहते हैं, वो सब अलग अलग मार्केट में अवेलेबल होते हैं क्योंकि कस्टमर बिकॉज ऑफ समर सीज़न डिमांड करता है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से एक प्रॉब्लम क्या होता है, क्रॉस ट्रांसपोर्ट, यानी जब हम उस प्रोडक्ट को इस प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाते हैं तो सबसे बड़ा खर्चा होता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का, और वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उसमें इंक्लूड हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कि विद इन द आवर ओन कंट्री, कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि जो हमारे इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होके जाता है, और व्हेन सम टाइम वी गो टू अब्रॉड, हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हमारे ही प्रोडक्ट हमें पसंद आते हैं और हम हाई प्राइस पे परचेस करके लेके आते हैं। कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता। सो दिस विल रिजल्ट इन क्रॉस ट्रांसपोर्ट, यानी ये क्या है, ये हमारे ही प्रेशर बढ़ता है क्योंकि क्रॉस ट्रांसपोर्ट जो है वो प्राइस को बढ़ा देता है। प्राइस को बढ़ा दिया यानी हम ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं, यानी इन्फ्लेशन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ
क्रॉस ट्रांसपोर्ट। अगर हम मुंबई के प्रोडक्ट्स को मुंबई के मार्केट तक ही कन्फाइंड रखा जाए, या गुजरात के प्रोडक्ट को वहाँ तक ही कन्फाइंड रखा जाए, दिल्ली के मार्केट हम लोग देखते हैं, दिल्ली का जो मार्केट रहता है वहाँ पे कितनी चीज़ें जो है, हर एक वैरायटी जो रहती है वो बहुत लो प्राइस में मिलती है, तो वहाँ के प्रोडक्ट्स की तरफ ही बहुत सारा अट्रैक्शन होता है, लेकिन बहुत से लोग वहाँ के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। तो इस तरह से क्रॉस ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, जो कस्टमर के पॉकेट के ऊपर ही शिफ्टेड होता है। यानी अल्टीमेटली पेयर कौन होता है, बियरर कौन होता है, कस्टमर। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट होता है वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज। अब बच्चों ये पॉइंट हमने एडवर्टाइजिंग में भी देखा था, क्योंकि उसका नेगेटिव इफेक्ट भी था कि हमेशा जब हम सेलिंग कॉस्ट में एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं तो एडवर्टाइजमेंट इतनी अट्रैक्टिव होती है और कस्टमर के माइंड में जब वो डिज़ायर को क्रिएट करती है तो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करता है। जब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, अरे वाह सेल है, उसने नया लेटेस्ट जो है वो कपड़े परचेज कर लिए। अब जब नए आ गए तो पुराने जो है उसने क्या किया, यूज़ करना बंद कर दिए। यानी ये क्या हो गया, हम वेस्टेजेस कर रहे हैं। ओल्ड गुड्स की जो यूटिलिटी है वो डाउन हो जाती है, जो लेटेस्ट है उनकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ वेस्टेजेस बहुत होता है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, बहुत से डेवलप कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि जो लेटेस्ट मॉडल्स आते हैं ऑटोमोबाइल्स के वो उनको प्रेफर करते हैं, और जो ओल्ड हैं वो सेल कर देते हैं। या हम मोबाइल फ़ोन में देखते हैं कि नया अगर आईफोन का हमारा अगर लेटेस्ट कोई मॉडल आया तो पुराना जो है वो हमने एक्सचेंज करके फिर नया ले लिया। तो ये क्या है, ये हम वेस्टेज कर रहे हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, प्रेशियस रिसोर्सेज को। तो ये भी हमें दिखाई देता है वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज, और वो भी किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएट की वजह से। नया मॉडल आया, नया डिज़ाइन आया, नया टेक्नोलॉजी आया, हम उसको पसंद करते हैं और फिर पुराने को हम लोग या तो बेच देते हैं या एक्सचेंज कर लेते हैं। तो एक्सचेंज करेंगे तो उतना थोड़ी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ न्यू मॉडल, न्यू डिज़ाइन, हमें उसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। बस उसी के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, पुराने ओल्ड गुड्स को स्क्रैप कर देते हैं, एंड वी आर लूजिंग टू मच अवर मनी का रिसोर्सेज। ओके बच्चों, नेक्स्ट है इनसफिशिएंट स्पेशलाइजेशन। अब जब हम इनसफिशिएंट स्पेशलाइजेशन बच्चों देखते हैं तो ये क्यों दिखाई देता है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बच्चों दिखाई देता है एक तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्लस इस कंपटीशन में नॉन प्राइस कंपटीशन है। एक तो टाइम टू टाइम आपका प्रोडक्ट चेंज होता रहता है, उसमें डिज़ाइन हो, उसमें कलर्स हो, उसमें टेक्नोलॉजी हो, वो चेंज होता रहता है। अब ये जब चेंज होता रहता है तो बट नेचुरल एक प्रोड्यूसर उसमें चेंजेस लाता रह रहा है, यानी डिफरेंट चेंजेस, कभी डिज़ाइन बदल रहा है, कभी उसका कलर बदल रहा है, कभी उसके फंक्शंस में वो कुछ चेंजेस लाता है। तो जब ये सब चेंजेस हो रही हैं, यानी वो प्रोडक्ट का डिज़ाइन, उसका शेप, उसका कलर सेम तो है ही नहीं, तो उसके प्रोडक्शन में चेंजेस लाना और फिर मार्केट में सेल करते रहना टाइम आफ्टर टाइम, तो क्या एक प्रोड्यूसर को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा? नहीं। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलना या नहीं, जब आप वही प्रोडक्ट बार बार प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका लेबर जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, फिर आपका कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाएगा, रिस्क जो है वो मिनिमम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो इनसफिशिएंट स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका टाइम आफ्टर टाइम आपका प्रोडक्ट चेंजेस हो रहा है और कंपटीशन इतनी टफ है कि सामने वाले कॉम्पिटिटर ने, राइवल ने अगर इस तरह से डिज़ाइन दे दिया, इस तरह से ऑफर दे दिया, तो आई विल डू समथिंग बेटर देन दैट, मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि कस्टमर विल बी अट्रैक्टेड टू मी। यहाँ कंपटीशन ऐसा रहता है, टक्कर की रहती है, और जब इस तरह से रहता है तो कोई भी फर्म स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स को एंजॉय नहीं कर पाती है, यानी लोअर कॉस्ट को अचीव नहीं कर पाती है, और लोअर कॉस्ट नहीं है यानी रिस्क और अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, तो इसके लिए इनसफिशिएंट स्पेशलाइजेशन। अच्छा, दूसरा भी हमें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई देता है इनसफिशिएंसी, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सी फर्म इनसफिशिएंट है। मैंने इनसफिशिएंट क्यों कहा बच्चों? इनसफिशिएंट क्यों? क्योंकि उन फर्म्स का जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके सेल कर रही हैं, उनकी कॉस्ट हाई है, उनकी कॉस्ट हाई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बायर्स का जो स्पेशली हम लोग देखते हैं कि बायर्स का एटीट्यूड टोटली डिफरेंट है।
क्योंकि उनका प्रेफरेंस, उनका टेस्ट, उनकी चॉइस बार बार बदल रही है, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है, बदल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब बार बार बायर अपनी टेस्ट, प्रेफरेंस, चॉइस को बदल रहा है तो वो इररेशनल प्रेफरेंस है, क्योंकि कस्टमर को चाहिए समथिंग नया, और उसके इस इररेशनल प्रेफरेंसेस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हैं ये फर्म्स, और उसके लिए दे आर चार्जिंग हाई प्राइसेस, और बायर्स पे भी करते हैं अपने पॉकेट में, बिकॉज दे आर अटैच्ड विद दैट ब्रांड्स। वो उन ब्रांड्स के साथ अटैच्ड हैं कि आईफोन अगर 13 आया, उसकी जगह 14 आया, 14 प्रो मैक्स आया, तो इमीडिएटली जो कंज्यूमर्स हैं, बायर्स हैं, दे आर अटैच्ड विद दैट। बस वो ब्रांड, वी आर सेटिस्फाइड, वी नीड इट, तो इसके लिए दे आर रेडी टू पे द हाई प्राइस, वो उसके लिए हाई प्राइस देने के लिए रेडी हैं। तो कभी कभी यहाँ पे इनसफिशिएंसी हमें दिखाई देती है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और प्लस हमारे जो बायर्स हैं उनका इररेशनल प्रेफरेंस है टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट, और उनकी उसी अटैचमेंट की वजह से जो सेलर है, वो प्रोड्यूसर है, दे विल ट्राई टू चार्ज हाई प्राइस फ्रॉम दोज कंज्यूमर। वो उन बायर से कवर कर लेता है हाई प्राइस, क्योंकि प्रोडक्शन तो उतनी नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि प्रोडक्ट जो है, जो पूरा मार्केट जो है बहुत से सेलर में बटा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेलर्स हैं, हर किसी का अपने जो कस्टमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट से अटैच्ड है, और जब ये सब चीज़ें हैं तो उसमें इनसफिशिएंसी की कंडीशन भी हमें दिखाई देती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस। अब ये तो हमने सेपरेट क्वेश्चन ही देख लिया बच्चों, क्योंकि जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दे आर कंपेल्ड, दे आर फोर्स्ड टू इंकर हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, यानी सेलिंग कॉस्ट पे उन्हें अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हैवी एक्सपेंडिचर करना ही पड़ता है। वाई? टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट, कि दे आर हैविंग सम डिग्निटी इन द मार्केट, उनका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से सम डिफ्रेंशिएटेड है, और इसकी वजह से उनका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। अब उनको अपने मार्केट में अपना दबदबा रखना है, उनको अपना गुडविल मेंटेन करना है, उनको अपना मार्केट में शेयर इंटैक्ट करना है, तो दे हैव टू इंकर अ ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टाइजमेंट। अब आप बताओ, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करेंगे तो किस पे जाएगा? वो जाएगा अल्टीमेट ऑन द बायर, वो बायर पे जाएगा। तो आता है कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि एक तो प्रोडक्शन कैपेसिटी सब ऑप्टिमम लेवल पे है, यानी ऑप्टिमम लेवल पे तो नहीं है, बिलो ऑप्टिमम लेवल है, और वो भी एट हाई प्राइस भी है। अब उसके ऊपर डाल दो आपके एडवर्टाइजमेंट का और एक्सपेंडिचर, किसके ऊपर बर्डन जाएगा? बायर के ऊपर जाएगा। तो बायर जो है वो एडवर्टाइजमेंट का भी हैवी एक्सपेंडिचर का लोड अपने कंधों पे उठाता है। तो ऑल दीज आर द सम ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस या क्रिटिसिजम्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके बच्चों, तो अगर ये पूरा क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द लिमिटेशंस या क्रिटिसिजम्स या ड्रॉबैक्स या वेस्टेज ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो वो 8 मार्क का क्वेश्चन आया। लेकिन अगर उन्होंने सेपरेटली आपसे पूछ लिया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एक्सेस कैपेसिटी, तो बस ये डायग्राम के साथ आपको ये एक्सप्लेन करना। ओके बच्चों, तो ये था आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो हमने 4 पार्ट्स में डिस्कस किया कि किस तरह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स हैं। एक मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है वो कैसे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में अपना इक्विलिब्रियम एंजॉय करता है, वो भी हमने सीख लिया बच्चों। सेलिंग कॉस्ट जो इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो कैसे इफेक्ट लेके आता है, वो भी हमने सीखा बच्चों। और एडवर्टाइजमेंट जो इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मेन जान है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी आर्ग्यूमेंट इन फेवर और अगेंस्ट, वो भी देखा। और आज हमने फाइनली इस चैप्टर को पॉलिश कर दिया, एंड कर दिया विथ द एवेल्युएशन, यानी क्रिटिसिजम्स, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस। ओके बच्चों, तो आई होप सो कि ये आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझा होगा। ओके बच्चों, so if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.